इसके बाद जितने वर्ष बीते तो बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, मगर आज जब मैं उस दौर के बारे में सोचती हूँ तो वो अंतहीन प्रतीत होते हैं। मैंने बस सुनहरी धूप पर ध्यान दिया और तूफ़ानों को भुला दिया। मैं गुलाबों की खूबसूरती से चकित होती रही और कांटों की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। जिस वकील ने अदालत में मेरी अनमनी सी पैरवी की थी, वो मेरे बहुत से प्रेमियों में से ही एक था। इसलिए श्रीमान एडवाइड क्लूने, अगर सब आपकी योजना अनुसार होता है और मैं खुद को गोली चलाने वाले दस्ते के सामने खड़ा पाऊँ, तो इस पृष्ठ को पुस्तक से फाड़कर फेंक देना। बदकिस्मती से मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। सबको पता है कि जासूसी के इस मूर्खतापूर्ण इल्ज़ाम की वजह से मुझे मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, मगर इसलिए कि मैंने वो बनने का फ़ैसला किया जैसा बनने का मैंने हमेशा सपना देखा था, और एक सपने की कीमत हमेशा ही बहुत ज़्यादा हुआ करती है। स्ट्रिपटीज, कपड़े उतारते हुए नृत्य का चलन तो पिछली सदी के अंत से था ही, और कानून भी इसकी अनुमति देता था, मगर उसे सिर्फ अंग प्रदर्शन करने वाला नृत्य ही माना जाता था। मैंने उस भोंडे प्रदर्शन को एक कला में तब्दील कर दिया। जब स्ट्रिपटीज पर रोक लगने लगी तब भी मैं अपने प्रदर्शन करती रही, क्योंकि वो कानून वैध थे। वो उन औरतों के अश्लील कृत्य से कहीं बेहतर थे जो उन समूह के सामने अपने कपड़े उतार दिया करती थी। मेरे नृत्य प्रदर्शनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वालों में पुकीनी और मैशेन जैसे संगीत रचयिता, वॉन क्लूंट और एंटोनियो गोविए, सरीखे राजदूत और बैरन डे रॉथ सचाइल्ड और गैस्टन मैनियर जैसे रईस हुआ करते थे। पर आज इन शब्दों को लिखते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है कि इनमें से कोई भी मेरी रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहा। आखिरकार क्या झूठे इल्ज़ाम में फांसा कैप्टन ट्रूफस शैतानी द्वीप से लौटकर नहीं आ गए? बहुत लोग कहेंगे, पर वो तो निर्दोष था। हाँ, और उसकी तरफ से मैं भी निर्दोष हूँ। मेरे खिलाफ लेशमात्र भी ठोस सबूत नहीं है, सिवाय उसके जिसे मैंने खुद बढ़ावा दिया। वो था अपनी साख बढ़ाने के लिए नृत्य ना करने। एक बेहतरीन नर्तकी होने के बावजूद का फैसला लेकर अगर ऐसा ना करती तो अपने समय का सबसे प्रसिद्ध एजेंट कभी मेरा प्रतिनिधित्व ना करता। श्रीमान एस्ट्रक उस दौर के मशहूर हस्तियों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। एस्ट्रक ने ला स्काला में निजंस्की के साथ मेरे नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करीब करीब तय कर दिया था, मगर उस बैले नाटक का एजेंट और प्रेमी मुझे चिड़चिड़ी, तुनकमिजाज और असहनीय औरत समझता था। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने कहा कि मुझे अपनी कला का प्रदर्शन इतालवी प्रेस या थिएटर के निर्देशक के समर्थन के बिना अपने बलबूते पर ही करना चाहिए, और इसके साथ मेरी आत्मा का एक हिस्सा मर गया। मैं जानती थी कि मेरी उम्र बढ़ रही है और जल्द ही मुझमें वो लचक और फुर्ती नहीं रहेगी जैसा हुआ करती थी। संजीदा अखबार जिन्होंने शुरुआत में मेरी तारीफ़ों से पन्ने भर दिए थे, अब मेरे खिलाफ होते जा रहे थे, और मेरी नकल करने वाले हर नुक्कड़ पर पोस्टरों की बाट लगी थी, जिन पर माता हरी की वारिस जैसी चीज़ें लिखी होती थी। वो सब बस अपने बदन को भोंडे तरीके से हिलाते हुए अपने कपड़े उतारा करती थी, जिसमें ना तो कोई कला थी ना ही कोई प्रेरणा। मैं एस्ट्रो की शिकायत नहीं कर सकती, हालांकि इस समय वो नहीं चाहेंगी कि उसका नाम मेरे नाम के साथ किसी तरह से जुड़े। घायल रूसी सैनिकों की मदद
की खातिर आयोजित कई नृत्य प्रदर्शनों के पूरा हो जाने के कुछ दिन बाद वो नज़र आया। मुझे पूरा शक था कि ऊँचे दाम पर भोज आयोजन का सारा पैसा प्रशांत के युद्ध क्षेत्र में जापानियों से लोहा लेते जरा के सैनिकों तक पहुंच नहीं रहा होगा। फिर भी गुइमे के संग्रहालय के नृत्य के बाद यह मेरे पहले प्रदर्शन थे और सब नतीजों से बेहद खुश थे। मैं कई लोगों में अपने नृत्य के प्रति दिलचस्पी पैदा करने में सफल हो रही थी। मैडम किरेवेस्की ने अपनी और मेरी तिजोरी भर दी। कुलीन लोगों को लग रहा था कि वो किसी अच्छे कार्य में अपना योगदान दे पा रहे हैं और सबके लिए, हर किसी के लिए यह एक मौका था एक खूबसूरत निर्वस्त्र औरत को देखने का जिसमें लेस मात्र भी शर्म नज़र नहीं आती थी। एस्टेक ने मेरी बढ़ती प्रसिद्धि के हिसाब से मेरे लिए होटल चुनने में मदद की और पेरिस भर में कई कॉन्ट्रैक्ट भी तय कर दिए। उसने ओलंपिया में मेरा प्रदर्शन रखवाया, जो अपने वक्त का बेहद खास और प्रसिद्ध संगीत गोष्ठी का हॉल था। बेल्जियम वासी रब्बी के बेटे एस्टेक ने हमेशा उन पर दांव लगाया जो कभी बिल्कुल अनजान थे और आज नामवर हस्तियां बन चुकी हैं, जैसे कारूशो और रूबेनस्टाइन। उसने मुझे ठीक सही वक्त पर दुनिया दिखाई। मैं उसकी आभारी हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने रहन सहन और चाल ढाल में बदलाव ला सकी। मैं अपनी कल्पना से ज़्यादा कमाने लगी। मैं शहर के बड़े बड़े थिएटरों में अपने नृत्य का प्रदर्शन करने लगी और आखिरकार उस विलासिता को पा सकी जो दुनिया में मुझे सबसे प्रिय थी, फैशन। मुझे मालूम नहीं कि मैं कितना रुपया खर्च किया करती थी, क्योंकि एस्टेक ने बताया था कि किसी वस्तु की कीमत पूछना रईसों को शोभा नहीं देता। जो तुम्हें पसंद हो वो चुन लो और होटल पर मंगवा लो, बाकी मैं संभाल लूँगा। अब यह लिखते वक्त मुझे लगने लगा कि कहीं वो पैसों में से अपना हिस्सा तो नहीं रख लिया करता था, पर मैं ऐसा नहीं सोच सकती। ऐसी कड़वाहट अपने मन में नहीं पाल सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ से रिहा हुई, ऐसी ही मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि यह तो नामुमकिन है कि किसी को सब के सब त्याग दे। मैं 41 साल की हो जाऊंगी और खुश रहने का हक चाहूँगी। मेरा वजन बहुत बढ़ गया है और फिर से नृत्य कर पाना मुमकिन नहीं, पर दुनिया में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं एस्ट्रोक को ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद रखना चाहूँगी जिसने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक थिएटर का निर्माण करने का जोखिम उठाया और उसकी शुरुआत द राइज ऑफ स्प्रिंग के प्रदर्शन से की। उसका संगीत रचयिता एक अनजान रूसी था जिसका नाम मुझे आज भी याद नहीं, और नाटक के वो बेवकूफ़ निजिंस्की था जिसने पेरिस में मेरे पहले नृत्य प्रदर्शन के मैथुन वाले दृश्य की हूबहू नकल की थी। मैं एस्ट्रोक को ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद रखना चाहूँगी जिसने मुझे ट्रेन से नॉर्मैंडी जाने का न्योता दिया था, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही हम बीती घटनाओं को याद करते हुए कह रहे थे कि समुद्र को देखे बहुत वक्त बीत गया है। हमें साथ काम करते करीब 5 साल हो चले थे। हम वहाँ चुपचाप से एक बेंच पर बैठे थे, तो मैंने अपने बैग से अखबार निकाला और उसका एक पन्ना उसे थमा दिया। पतिति माता हरी, बहुत सा दिखावा मगर जरा भी योग्यता लेख पर यही शीर्षक लिखा था। यह आज ही प्रकाशित हुआ है, मैंने कहा। उसके पढ़ना शुरू करते ही मैं उठ खड़ी हुई और चलते हुए पानी के किनारे तक पहुंचकर कुछ पत्थर उठा लिए। तुम शायद जो भी मेरे बारे में सोचते हो उसके विपरीत मैं अब तंग आ चुकी हूँ, थक गई हूँ। मैं अपने सपने से दूर होती जा रही हूँ और मैं वो नहीं बन पाई हूँ जैसा बनने की उम्मीद मैंने की थी। मैं तो उसके करीब तक नहीं हूँ।
क्या मतलब है तुम्हारा? हैरानी से एस्ट्रोक ने पूछा। मैं सिर्फ महान कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और तुम उनमें से एक हो। किसी बेकार बैठे आदमी ने एक मामूली सा लेख क्या लिख दिया, बस तुम अपनी योग्यता पर शक करने लगे। नहीं, यह बात नहीं है, पर बहुत लंबे वक्त के बाद आप अपने बारे में कुछ पढ़ा है। मैं थिएटरों और प्रेस से गायब होती जा रही हूँ। लोग मुझे एक वेश्या से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते, जो कला की आड़ में सबके सामने कपड़े उतारकर नग्न हो जाती है। एस्ट्रक उठा और मेरे पास चला आया। उसने भी तट से कुछ पत्थर उठा लिए और एक पत्थर को दूर लहर के पार फेंक दिया। मैं वेश्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऐसे तो मेरा काम ही चौपट हो जाता है। हाँ, अपने एक दो ग्राहकों को मुझे समझाना आवश्यक पड़ा कि माता हरी का पोस्टर मेरे दफ्तर में क्यों लगा है। और जानती हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम सुमेर मिथक की एक कहानी को अपने तरीके से सुना रही हो, जिसमें देवी इन नन्ना वर्जित दुनिया का रुख करती हैं। उसे वहाँ 7 दरवाज़ों से गुजरना पड़ता है। हर दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा है और दरवाजे से गुजरने की कीमत उसे अपने बदन का एक कपड़ा उतारकर चुकानी पड़ती है। एक निर्वस्त्र महान अंग्रेज़ लेखक, जिसने गरीब और भुखमरी में पेरिस में दम तोड़ा था, उसने एक नाटक लिखा था जो किसी दिन महान कृतियों में गिना जाएगा। नाटक में कहानी है हेरोड की और कैसे उसने जॉन द बप्तिस्त का शर प्राप्त किया। वो सलोमी थे। कहाँ है वो नाटक? मेरे अंदर फिर जोश भरने लगा। उसके अधिकार मेरे पास नहीं हैं। अब तो मैं उसके लेखक से भी नहीं मिल सकता। कब्रिस्तान में उसकी आत्मा से ही मुलाकात हो सकती है। ऑस्कर वाइल्ड नाम था उसका, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी कुंठा और पीड़ा फिर लौट आई, साथ ही वो विचार कि शीघ्र ही मैं बूढ़ी, बदसूरत और गरीब हो जाने वाली हूँ। मैं 30 साल से ज़्यादा की थी, एक खास उम्र। मैंने एक पत्थर लिया और एस्ट्रोक से भी ज़्यादा ज़ोर से फेंक दिया। जा पत्थर, बहुत दूर चला जा और अपने साथ मेरा अतीत भी लेता जा। मेरी सारी शर्मिंदगी, मेरी ग्लानियाँ और वो सब गलतियाँ भी ले जा जो आज तक मैंने की हैं। एस्ट्रोक ने अपना पत्थर फेंका और समझाया कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। मैंने तो बस अपने चुनने की ताकत का इस्तेमाल किया था। मैंने उसकी बात अनसुनी कर एक पत्थर और फेंक दिया। और यह है हर उस अनुचित व्यवहार के लिए जिसे मेरे शरीर और आत्मा ने मेरे पहले बुरे यौन अनुभव से अब तक सहा है। और अब जब मैं अमीर मर्दों के साथ सोती हूँ, वो क्रियाएं करती हूँ जो मुझे आशाओं के सैलाब में डुबा देती हैं, यह सब प्रतिष्ठा, पैसा, लिबास के लिए। वो सब चीज़ों जो बूढ़ी हो रही हैं, मैं अपने ही बनाए डरावने सपने का दर्द झेल रही हूँ। पर क्या तुम खुश नहीं हो? एस्ट्रोक ने हैरान होकर पूछा। आखिर हमने ही तय किया था कि समुद्र तट पर एक खुशनुमा दोपहर बिताएंगे। अपनी हर पल बढ़ते रोज़ के साथ मैं खुद पर हैरान होती पत्थर फेंकती रही। कल जैसा प्रतीत नहीं हो रहा था और वर्तमान अब वर्तमान नहीं रहा था। सिर्फ एक गड्ढा था जिसे अपने हर कदम से मैं और गहरा करती जा रही थी। लोग मेरे पास घूम रहे थे जबकि बच्चे खेलने में मगन थे। समुद्री पक्षी आसमान में अद्भुत कलाबाजियां ले रहे थे और लहरें मेरी कल्पना से ज़्यादा आराम से तट की ओर बह रही थी। इसका कारण है मेरा सपना कि मैं लोगों द्वारा स्वीकार ली जाऊं, मुझे सम्मान मिले, जबकि मुझे किसी का भी कुछ देना नहीं है। मुझे इसकी क्या आवश्यकता है? मैं अपना बहुत समय व्यर्थ करती हूँ चिंता में, पछताने में और
अंधेरे में, ऐसे अंधेरा जो सिर्फ मुझे बंदी बनाकर पत्थर के साथ बेड़ियों से बांध देता है, जहाँ मैं शिकारी पक्षियों का भोजन बना दी जाती हूँ, ऐसा पत्थर जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकती। मैं रो ना सकी, पत्थर पानी में गुम हो गया, एक दूसरे के अलग बगल डूबते, मानो जैसे नीचे तल में वो मार्गरेथा जेलें को दोबारा बना देंगे। पर मैं फिर से वो नहीं बनना चाहती और नहीं चाहती वो औरत जिसने एंड्रियास की बीवी की आंखों में देखकर सब समझ लिया था, वो जिसने मुझे बताया था कि हमारा जीवन छोटी से छोटी बात के लिए पहले से ही तय है। तुम जन्म लेते हो, स्कूल जाते हो, विश्वविद्यालय जाते हो, एक पति की खोज में, फिर शादी करते हो, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी ही क्यों ना हो, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि लोग तुम्हें यह ना कह सके कि तुम्हारी आवश्यकता किसी को नहीं। तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम बूढ़े होते हो और अपने दिनों की सामने सड़कें किनारे कुर्सी पर बैठे लोगों को आता जाता देखकर बिताते हो। तुम दिखावा करते हो कि जीवन के बारे में तुम्हें सब मालूम है, फिर भी अपने मन की आवाज़ को चुप नहीं कर पाते, जो कहती है तुम कुछ और करने का प्रयत्न कर सकते हो। एक समुद्री पक्षी हम तक आया, चीखा और वापस लौट गया। वो इतना करीब आ पहुंचा था कि एस्ट्रोक को अपना बचाव करने के लिए आँखों को अपनी बाहों से ढकना पड़ा। पक्षी की चीख मुझे वास्तविकता में लौटा आई। मैं फिर एक प्रसिद्ध औरत थी जिसे अपनी सुंदरता पर पूरा विश्वास था। मैं अब रुक जाना चाहती हूँ, मैं यह जीवन नहीं जी सकती। भला कितनी देर और मैं अभिनेत्री और नाटक की तरह काम कर सकूँगी? उसके उत्तर में सच्चाई थी, शायद कुछ 5 साल और। तब तो हमें अब ही सब समाप्त कर देना चाहिए। एस्टॉक ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मुझ पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हें पैसा भी तो कमाना है। तुम अपने जीवन के अंतिम दिन उस गंदे बोर्डिंग हाउस में तो कतई बिताना नहीं चाहोगी जहाँ मैंने तुम्हें पाया था। नहीं बिताना चाहोगी ना? हम सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे करेंगे। तुमने मेरा भला ही चाहा है और मैं अपनी आलीशानता या फिर नीचता के भ्रमजाल में उलझे रहने की कीमत तुम्हें भुगतने नहीं देना चाहते। पर तुम बेफिक्र रहो, मैं जानती हूँ कि मैं अपनी जीविका कैसे कमाती रह सकती हूँ। और बिना सोचे विचारे मैं अपने जीवन के बारे में उसे बताने लगी जो मैंने अपने तक ही सीमित रखा हुआ था, क्योंकि उसके बाद एक के बाद दूसरा झूठ था। अपने जीवन के बारे में बताते हुए मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। एस्टॉक ने जानना चाहा कि मैं ठीक तो हूँ, पर मैं उसे सब कुछ बताती चली गई और वो चुपचाप वहाँ बैठा मुझे सुनता रहा। आखिरकार पूरी तरह मान लेने के बाद कि मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ जैसा मैं स्वयं को मानती चली आई थी, मुझे लगा कि मैं एक गहरे खड्ड में गिरती चली जा रही हूँ। फिर भी अचानक ज्यों ही मैंने अपने घावों और उनके निशानों का सामना किया, मुझे हिम्मत का आभास होने लगा। मेरे आंसू मेरी आंखों से नहीं झलके थे, वो तो कहीं भीतर मेरे दिल की अंधेरी गहराई से रिस रहे थे, मुझे एक कहानी सुनाते हुए जिसे मैं समझ भी नहीं पा रही थी। मैं एक बेड़े पर घुप अंधकार में बहती चली जा रही हूँ, पर वहाँ दूर क्षितिज पर एक रोशनी चमक रही है, एक प्रकाश स्तंभ से फूटती, जो अंततः मुझे सूखी जमीन तक का रास्ता दिखाती पहुँचा ही देगी। अगर अब तक बहुत देर न हो चुकी हो और अनमद सागर मुझे निकलने का मार्ग दे दे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था।
मुझे लगता था कि अपने घावों के बारे में बताने से वो फिर से हरे हो जाएंगे। फिर भी जो हो रहा था वो इसके बिल्कुल विपरीत था। मेरे आंसू मेरा उपचार कर रहे थे। कई बार मैंने अपनी मुट्ठियां बंद कर तट के रेत पर वार किया, हाथों से खून निकल आया, पर मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं ठीक हो रही थी। मुझे समझ आ गया कि क्यों कैथोलिक ईसाई अपने पाप स्वीकार करते हैं, जबकि उन्हें पता होगा कि पादरी भी वैसे या उनसे बुरे पापों का बोझ लिए ये जी रहे होंगे। कौन सुन रहा है इससे अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है अपने घाव खुले छोड़ देने से, ताकि सूरज उन्हें पावन कर दे और बारिश उन्हें धो सके। यही मैं इस समय कर रही थी उस आदमी के सामने, जिसके साथ मेरी कोई निकटता नहीं थी। यह असली कारण था कि मैं खुलकर अपने बारे में बात कर सकती। बहुत देर बाद जब मैंने शुबकना बंद कर दिया और लहरों के स्वर ने मेरी पीड़ा कम कर दी, एस्ट्रोक ने धीरे से मेरी बाहें थाम ली। उसने कहा कि पेरिस के लिए अंतिम ट्रेन जल्द ही छूटने वाली होगी, इसलिए हमें शीघ्र निकलना चाहिए। रास्ते में उसने मुझे कला की दुनिया के नवीनतम समाचार की जानकारी दी, जैसे कौन किसके साथ सो रहा है और किसे कहाँ से निकाल दिया गया है। मैं खूब हंसी और उसे कहा कि और भी समाचार सुनाए। वो सचमुच एक बुद्धिमान और अच्छा आदमी था। वो जानता था कि आंसुओं ने बह कर मेरे भीतर से सब कुछ निकाल कर तट के तट की रेत में दफन कर दिया था, जहाँ उसे अनंत काल तक रहना होगा।